हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक ओम्स लॉ। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की बात की थी। हमने समझा था कि वो क्या होता है। आज हम वीडियो में समझेंगे ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ हमें क्या बताता है। इस टॉपिक से आपको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की और ज्यादा डिटेल समझ आएगी और हम एक नया टॉपिक, एक नई टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे विच इज रेजिस्टेंस। तो इस टॉपिक को करने के लिए आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लो, पेज नंबर 202, पेंसिल हाथ में पकड़ो और जो भी इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उसको अपनी बुक में वहीं पे साथ साथ लिखते जाओ। फाइन, तो हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक ओम्स लॉ। सो कम टू पेज नंबर 202। ओम्स लॉ को समझने से पहले आपको सर्किट डायग्राम आना चाहिए। सर्किट डायग्राम क्या होता है? सर्किट डायग्राम एक हमारे पूरे सर्किट का डायग्राम है जिसके अंदर हम लोग बैटरी और बल्ब और कनेक्टिंग वायर्स और एमीटर और वोल्ट मीटर और ये सब कुछ, एक स्विच की, हम इस चीजों को यूज करके बनाते हैं। क्या बोल रही हूं मैं, क्या है ये टर्म्स? यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक सेल। एक सर्किट में सेल का होना जरूरी है जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस देगा। जब तक सेल नहीं है तब तक इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट हो ही नहीं सकती। सो वन थिंग इज सेल। सेल का सिंबल होता है ये। बैटरी की बात करें, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो इसका सिंबल ये हो गया। एक बटन जो स्विच होता है, अगर हम स्विच को ऑन और ऑफ करते हैं, जिस स्विच को, ये उसका सिंबल है। स्विच ओपन अगर ऑफ है या ओपन है तो उसमें उसको आप ऐसे बना सकते हो, और अगर वो क्लोज्ड है, ऑन है, क्लोज्ड और ऑन एक ही बात है, तो हम उसमें बीच में सेंटर में एक डॉट लगा देंगे। दिस इज फॉर द जॉइंट वायर, दिस इज फॉर द वायर्स विदाउट एनी जॉइंट। ये है इलेक्ट्रिक बल्ब का डायग्राम। ये है रेजिस्टेंस का डायग्राम। क्या होता है रेजिस्टेंस, वो हम आज करेंगे। एमीटर हमने पढ़ा था जो करंट को मेजर करता है, और वोल्ट मीटर जो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है हमारे एक सर्किट में। तो अगर मैं इन सिंबल्स को यूज करके एक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाऊं तो वो डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ये है मेरी बैटरी। बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। दीज आर द कनेक्टिंग वायर्स, इसको बोलते हैं हम, ये है मेरी कनेक्टिंग वायर्स। दिस इज द रेजिस्टेंस। यहाँ पे मैं एक बल्ब भी ड्रॉ कर सकती हूँ। सर्किट में आप बल्ब ड्रॉ कर सकते हो या आप रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। ये रेजिस्टेंस एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का ही होता है। एक बल्ब हो गया या एक फ्यूज, या मतलब जो भी चीज हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, एलईडी बल्ब है, कुछ भी है, 100 वॉट का बल्ब, तो उसके उस बल्ब को मैं यहाँ ड्रॉ कर सकती हूँ, या ये उसका रेजिस्टेंस मैं शो कर रही हूँ। क्या है रेजिस्टेंस वो हम बात करेंगे। अनदर थिंग इज दिस इज द स्विच। ये स्विच है, ये हमारा की है जो हमारी ऑन है। ये स्विच मेरा ऑन है या की मेरी क्लोज्ड है। ठीक है, तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर हो रहे हैं और करंट बन रहा है। तो ये एरो मेरी करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, हमने लास्ट क्लास में ये सब सीखा था, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे मूव कर रहे हैं। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि एक होता है एमीटर और एक होता है वोल्ट मीटर। एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है। सीरीज क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट यहाँ पे सेम लाइन में लगता है, इस सर्किट की सेम लाइन में लगता है एमीटर, ये याद रखना, और इसको सीरीज बोला जाता है। और जो वोल्ट मीटर होता है ना, वो पैरेलल लगता है। दिस इज पैरेलल। वो हमारे यहाँ बल्ब ड्रॉ करो या आप रेजिस्टेंस ड्रॉ करो तो उसके पैरेलल लगेगा हमारा वोल्ट मीटर। सो दिस इज वोल्ट मीटर। तो ये पैरेलल लगता है सर्किट में और ये सीरीज में। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद है ओम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिक सर्किट के बाद ओम्स लॉ। इसको समझने के लिए ना दो तीन चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहली चीज, करंट। क्या बताया था मैंने, करंट क्या होता है कि एक वायर में एक एरिया सिलेक्ट कर लो, तो थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में इस एरिया में से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं उसे हम करंट बोलते हैं। दैट इज करंट। ठीक है, तो करंट हमें समझ आ गया। मैंने आपको क्या बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये जो दो पॉइंट्स हैं
जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंचेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जब आएंगे तो उसमें एनर्जी में ड्रॉप होगा। वो एनर्जी ड्रॉप क्यों होगा ये हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से किया था। जिसको इसमें प्रॉब्लम है वो लास्ट वीडियो, इससे पहले वाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वीडियो जरूर देखना। तो यहां से जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स यहां तक आएंगे तो वो कुछ एनर्जी को लूज करेगा, और वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन। कुछ वर्क किया जाएगा इस चार्ज के ऊपर, इस पॉइंट से उसको यहां पहुंचाने के लिए, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इसकी एनर्जी में ड्रॉप हो रहा है, क्यों जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है तो उसकी एनर्जी कम हो रही है? इट मीन्स इसके अंदर कुछ है। जब वो कंडक्टर में, जब वो बल्ब में एंटर हो रहा है तो इसका मतलब ये एनर्जी को यूज कर रहा है, उसकी इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को उसने ले लिया, उसने यूज कर लिया। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तभी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो गई और वो कम एनर्जी के साथ बाहर आया। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक कंडक्टर के अंदर, हर एक मटेरियल में, नॉट ओनली कंडक्टर बट द इंसुलेटर्स एज वेल, जो भी कंडक्टर मेटल्स या हम जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं, हर मटेरियल में एक रेजिस्टेंस होता है। वो रेजिस्टेंस, अगर हम फिजिक्स की टर्म्स में बात करें, वो रेजिस्टेंस इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकता है। वो इसको कहता है मैं तेरे को आगे नहीं जाने दूंगा। इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव कर रहे हैं और ये उसको रेजिस्ट कर रहा है, उसके फ्लो को रोक रहा है। दैट इज वाई जो इंसुलेटर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल ही आगे नहीं जाने देते और सर्किट कंप्लीट ही नहीं होता और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। उन्हीं को ही इंसुलेटर्स बोला जाता है। अगर हम कंडक्टर्स की बात करें, अगर मैं बोलूं ये बल्ब कंडक्टर है, इसमें जो फिलामेंट लगा है वो कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब ये हुआ कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स उसमें से पास हो रहे हैं तो ये उसमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, उसको रेजिस्ट कर रहा है, उसके फ्लो को रोक रहा है, जिससे इन इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी ड्रॉप हो रहा है, जिससे वी कैन से इस पे वर्क डन किया जा रहा है। बट वो इसको इतना नहीं रोक रहा कि ये भारी ना आ पाए। तो ये कंडक्टर है। सो देयर इज अ थिंग कॉल्ड रेजिस्टेंस। हर एक मटेरियल का एक रेजिस्टेंस होता है जो इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकता है। और जितना ज्यादा ये रेजिस्टेंस होगा, यहां से एक चीज समझो, रेजिस्टेंस मतलब जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोके, और करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्ज। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा किसी मटेरियल का, उसमें करंट उतना ही कम होगा। जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतने इजीली इलेक्ट्रॉन आगे भागेंगे, उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन इस एरिया को क्रॉस करेंगे, तो करंट भी उतना ज्यादा होगा। इसकी बात अभी हम करेंगे। ओम्स लॉ यही बोलता है, अभी हम उसकी बात करेंगे। बट द मेन थिंग इज आपको ये तीन चीजें समझ आनी चाहिए। करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग और आपकी बुक के अकॉर्डिंग ओम्स ने क्या किया था। ओम्स ने, हमारा यहाँ पे देखो ये सर्किट है, सर्किट डायग्राम है। सपोज ओम्स ने 1 वोल्ट की बैटरी ली, ये बल्ब है या कोई रेजिस्टेंस, एक कंडक्टर, और इस सर्किट में ही ऑब्जर्व, जब उसने 1 वोल्ट की बैटरी लगाई तो जो एमीटर था ना, उसने सपोज मान लो उसने मुझे रीडिंग दी 2 एम्पियर की। अगर मैंने 1 वोल्ट की बैटरी यूज की तो करंट आया 2 एम्पियर, सपोज मान लो। ठीक है, तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूं, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, तो वो रेशियो क्या आएगा? 0.5। V अपॉन I इज 0.5, 1/2। अब ओम्स ने क्या किया, उसने बैटरी को चेंज किया और उसने 2 वोल्ट की बैटरी यूज करी। 2 वोल्ट की बैटरी में जो एमीटर ने मुझे रीडिंग दी, वो रीडिंग क्या थी? नॉट मुझे, ओम्स को, वो रीडिंग क्या थी? 4 एम्पियर। 2 वोल्ट की रीडिंग हो गई 4 एम्पियर, 3 वोल्ट की रीडिंग हो गई 6 एम्पियर, और 4 वोल्ट की रीडिंग हो गई 8 एम्पियर। What he observed, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही थी, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे जैसे हम हाई वोल्ट वाली बैटरी यूज कर रहे थे, वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जा रहा था और इक्वल अमाउंट में बढ़ रहा था। अगर वोल्टेज 2 टाइम्स हो गई तो करंट भी 2 टाइम्स हो गया, 2 से 4, 2 to the 4, 1 to the 2। अगर वोल्टेज 3 टाइम्स हो गई, 1 3 the 3,
तो करंट भी 3 टाइम्स हो गया, 2 3 द 6। अगर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस 4 टाइम्स हो गया, 1 4 द 4, तो करंट भी 4 टाइम्स हो गया, 2 4 द 8। तो यहां से आप ये समझ सकते हो, इसलिए इस रेशो को मैंने निकाल के दिखाया है कि V अपॉन आई, देखो V अपॉन आई इज ऑलवेज कांस्टेंट। V बढ़ रहा है तो I भी बढ़ रहा है, और V अपॉन आई की रेशो हमेशा ही सेम है, 0.5। इस केस में अगर ये आंसर मेरा आता है तो 0.5, जो ये शो करता है कि अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और उतने ही पेस से बढ़ेगा कि मेरा V अपॉन आई का रेशो कांस्टेंट रहे, कि V अपॉन आई इज ऑलवेज कांस्टेंट, दिस वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो इस कांस्टेंट को अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या बोलता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और अगर हम ये ग्राफ ड्रॉ करें V और I के बीच में, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, which shows the constant, which shows the slope, which is the resistance। इसकी बात करेंगे हम क्वेश्चंस में। V is directly proportional to I, ये हमारा ओम्स लॉ है। V अपॉन I is equal to constant, और इस कांस्टेंट को ओम्स ने बोल दिया रेजिस्टेंस, कि ये उस मटेरियल का, उस बल्ब का, या उस जो भी हम यहाँ पे मटेरियल लगा रहे हैं सर्किट में, वो उस मटेरियल का रेजिस्टेंस है जो उस करंट के फ्लो को रोक रहा है, और वो कांस्टेंट है। सो V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है यहां से, V इज इक्वल टू I इंटू आर। फाइन, आगे देखते हैं। अब इस एक्टिविटी में देखो, अच्छा पहले हम इसकी यूनिट की बात करते हैं। एज V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो R क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। ठीक है, V की यूनिट होती है वोल्ट, हम पढ़ चुके हैं, और करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट पर एम्पियर, और इसकी हम यूनिट लिखते हैं ओम, जिसका सिंबल ऐसा होता है, इसे हम बोलते हैं ओम। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये होता है हमारा द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, वो क्या है, ओम्स। उसके बाद यहाँ पे इस एक्टिविटी में देखो, इस एक्टिविटी में क्या है, मेरे पास एक सर्किट है, इस सर्किट में एक बैटरी है, एमीटर लगा है, की स्विच लगा है, और मेरे को 3 अलग अलग चीजें मिल रही हैं। मुझे दे दिया गया निक्रोम वायर, 10 वॉट का बल्ब, और एक टॉर्च बल्ब। ठीक है, बेसिकली एक्टिविटी आपको क्या समझाना चाहती है, हम उस पॉइंट पे आते हैं। ये एक्टिविटी आपको ये कहती है कि अगर मैं इन 2 पॉइंट्स के बीच में निक्रोम वायर को प्लेस कर दूं, या फिर निक्रोम वायर नहीं 10 वॉट का बल्ब, या फिर 10 वॉट का बल्ब नहीं एक टॉर्च बल्ब, कुछ भी अगर मैं इन कनेक्टिंग वायर्स के बीच में प्लेस कर दूं, तो ऑब्वियसली उसमें से करंट पास होगा। ये बैटरी है तो इसमें से करंट पास होगा। जब इसमें करंट पास होगा, ये मेरा कंडक्टर्स हैं और ये मेरे सर्किट को कंप्लीट कर देंगे। तो जब इसमें से करंट पास हुआ ना, तो व्हाट आई ऑब्जर्व कि इस एमीटर में इस करंट की वैल्यू तीनों केसेस में डिफरेंट थी। बैटरी तो मैं चेंज नहीं कर रही, ओम्स लॉ क्या कह रहा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल डिफरेंस बदल रहे हो तो करंट बदल रहा है। इस कंडीशन में यू कैन सी मैं बैटरी को तो चेंज नहीं कर रही, मेरा तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, सेम है। मैं मटेरियल चेंज कर रही हूँ और फिर भी मेरा करंट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे वी कैन से कि इफ V इज कांस्टेंट, अगर V कांस्टेंट होगा तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, और वी कैन से I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। I क्या होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो अगर V कांस्टेंट है तो मैं इस कांस्टेंट को हटा के इक्वल टू के साइन की जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाऊंगी, और I क्या हो जाएगा, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर मेरा I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू डिफरेंट क्यों आ रही है, जबकि बैटरी तो वही है, क्योंकि सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है। जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उसमें करंट सबसे ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी वैल्यू सबसे कम आ रही होगी।
अब ये तुम ढूंढो कि निक्रोम वायर, 10 वॉट बल्ब और टॉर्च बल्ब में सोचो किसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा और किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। जिसका ज्यादा होगा उसकी करंट की वैल्यू कम आएगी, जिसका कम होगा उसकी करंट की वैल्यू ज्यादा आएगी। ठीक है, तो V भी कांस्टेंट हो सकता है, तो उस कंडीशन में I जो है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। वो तो ऑब्वियस है, रेजिस्टेंस ज्यादा तो फ्लो ऑफ चार्ज, रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक रहा है, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकेगा। और करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। जब फ्लो ऑफ चार्ज ही कम हो गया तो करंट तो कम ही हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस उसी को कम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज अब हमारा है इसके अंदर, ये मैंने आपको बता दिया कि एक इंसुलेटर जो होता है वो बिल्कुल ही इतना ज्यादा रेजिस्टेंस देता है, उसमें रेजिस्टेंस इतना हाई होता है कि वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बिल्कुल ही रोक देता है, सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो पाता और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी बनती ही नहीं, करंट बनता ही नहीं। और जो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो गुड कंडक्टर्स होंगे, जिनका बहुत ज्यादा होगा वो इंसुलेटर्स होंगे, जिनका रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होगा वो पुअर कंडक्टर्स होंगे। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक। इसमें एक पॉइंट समझ लो, ये आपको हायर क्लासेस में भी हमेशा हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये अच्छे से समझना, रटना नहीं, बच्चे इस टॉपिक को हमेशा रटते हैं। एक बहुत ही छोटी सी चीज मैं तुम्हें समझा रही हूँ, वही बस इसमें इंपॉर्टेंट है। देखो, बेसिकली हमने एक एक्टिविटी की और हमने क्या किया कि सपोज जैसे अगर मैं, चलो यहाँ पे ये बात करूं, ये एक मेरा सर्किट था। इस सर्किट में मैं एक कंडक्टर यूज कर रही हूँ जिसकी कुछ लेंथ है, मान लो 1 मीटर लंबी ये वायर है, ये कंडक्टर है। अगर मैं इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दूं, हमने बोला कि हर मटेरियल का एक रेजिस्टेंस है, यहाँ मैं बल्ब यूज कर रही हूँ, एक सिंपली अगर हम बात करें, चलो मैं बल्ब यूज कर रही हूँ, उसमें ये कंडक्टर है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इस कंडक्टर की, इस फिलामेंट की लेंथ को इंक्रीज कर दूं तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, क्या रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्या कम हो जाएगा या सेम रहेगा। अगर मैं इसकी थिकनेस को बढ़ा दूं, अगर मैं मोटा कर दूं इस कंडक्टर को, मोटा कर दूं इस वायर को, तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो वही चीज अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है इन फैक्टर्स के ऊपर। किन फैक्टर्स पे, फर्स्ट इज लेंथ। अगर मैं उस फिलामेंट की या उस कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज कर दूंगी तो मेरा जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अगर लेंथ को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये जो एरिया है, एरिया इज थिकनेस, मोटा या पतला, वायर कितनी पतली ले रहे हो या कितनी मोटी ले रहे हो, दैट इज थिकनेस। ठीक है, तो अगर लेंथ ज्यादा करोगे ना तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, अगर एरिया ज्यादा करोगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब जितनी मोटी वायर लोगे ना उतना रेजिस्टेंस कम होगा, और जितना पतली वायर लोगे ना रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एक साथ मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ठीक है, L अपॉन A, लेंथ अपॉन एरिया। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, और यहाँ पे हम कांस्टेंट यूज करते हैं रो। ये जो सिंबल है ना, ये रिप्रेजेंट करता है, इसे हम बोलते हैं रो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रो लिख रही हूँ इसकी जगह पे, आप वो सिंबल ही यूज करना। तो R इज इक्वल टू रो। अगर मैं आपको बोलूं, अब देखो ये पॉइंट अच्छे से समझो, अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो लेंथ है, ये जो कंडक्टर मैं यूज कर रही हूँ, इस कंडक्टर की लेंथ है 1 मीटर और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर। अगर लेंथ भी 1 है, एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, R इज इक्वल टू रो। मेरा जो रेजिस्टेंस है वो इस रो के इक्वल हो जाएगा, और ये रो जो है ये रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टिविटी को। इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, ये कांस्टेंट है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। इस कंडीशन में जब मेरी लेंथ 1 मीटर हो और मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, मेरी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एक ही बात है।
तो रेजिस्टिविटी क्या है, बच्चों को ये समझ नहीं आता। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है। कब? जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा वायर का और लेंथ 1 मीटर होगी। अगर आप इस वायर की लेंथ को 1 की जगह कुछ और कर देते हो या एरिया को 1 की जगह कुछ और बना देते हो तो आप उसको रेजिस्टेंस बोलोगे, तब वो वायर का रेजिस्टेंस है। बट अगर वो लेंथ 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो जो वायर का रेजिस्टेंस है ना, वो इलेक्ट्रॉन को रोकने की कैपेबिलिटी, उसको हम रेजिस्टिविटी बोल देंगे। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एक ही बात है, बट व्हेन द लेंथ इज 1 मीटर एंड द एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये याद रखना, यही है रेजिस्टिविटी, और ये कांस्टेंट होगी। हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगी। ये देखो, अलग अलग मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी दी हुई है। रेजिस्टिविटी का मतलब हुआ कि जब इस कंडक्टर की, सिल्वर या कॉपर या एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, इन सबको मैंने 1 मीटर लंबा वायर बनाया और इन सब का एरिया मैंने 1 मीटर स्क्वायर लिया। जैसे ही मैं इसकी लेंथ या एरिया को बदलूंगी तो वो उसकी रेजिस्टिविटी नहीं कहलाएगी, वो उसका रेजिस्टेंस कहलाएगा। रेजिस्टेंस बदलता है लेंथ और एरिया के साथ, पर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है, क्योंकि रेजिस्टिविटी का मतलब है वही वो रेजिस्टेंस जब लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। तो हमने इन दो चीजों को ही कांस्टेंट कर दिया। जो बदलता है तो रेजिस्टेंस बदलता है। जब यही कांस्टेंट हो गई तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है। तो हर एक मटेरियल की, अगर मैं आपको बोलूं कि किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी निकालो, कुछ नहीं करोगे, 1 मीटर लंबी वायर लोगे और उसका एरिया लोगे 1 मीटर स्क्वायर, तो वो रेजिस्टिविटी कहलाएगी। तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो उसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगी, और वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि जैसे उसे बदला वो हमारा रेजिस्टेंस बन गया। रेजिस्टिविटी तो रही नहीं, ये सिर्फ 1 और 1 की वैल्यू पे रेजिस्टिविटी है। ठीक है। अनदर थिंग इज द हमारा जो यूनिट होती है रो की, रेजिस्टिविटी की, वो क्या होती है? रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। आर इंटू ए अपॉन एल। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट हो गई मीटर। ठीक है, तो यहां से मीटर कैंसिल, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम्स मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम्स मीटर। फाइन। सो this is all about the topic Ohm's law and the factors on which resistance depends and what is resistivity. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। हम सीरीज और पैरेलल सीखेंगे, दैट व्हाट इज रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।